नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है तीसरा है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को जो है शामिल किए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन शामिल हो रहे हैं। तो हर प्रैक्टिस सेट को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है उन सभी प्रैक्टिस सेटों को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका लेवल जो है कि पढ़ने का जो है आपका बढ़ जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह एक तरह से प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है, PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इसमें जो है हमने शामिल किया है। तो आइए जो है तीसरा जो है पर्यावरण जो है कि सेट का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य विधि है उसकी। पहला ऑप्शन है कि सेवा है, बी है कि वेतन है, सी है गर्व है, डी है छात्रों का विश्वास है। तो यहाँ पे देखा जाए जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक में सबसे बड़ा देखा जाए तो जो है छात्रों का विश्वास होना चाहिए। किसमें? छात्रों का विश्वास होना चाहिए। क्यों? जैसे कि छात्र जो है यानी कि जो शिक्षक का कार्य होता है कि छात्रों के जीवन की जो है वास्तविक जो है कि जीवन शैली को जो है इम्प्रूव करना, यानी कि उनको बढ़ाना। जैसे कि मान लीजिए वास्तविक कुम्हार की तरह काम करना। जैसे कुम्हार जो है एक मिट्टी के बर्तन को, यानी कि मिट्टी के जो है बर्तन को एक रूप और आकार देता है, उसी प्रकार जो है शिक्षक भी बच्चों को क्या करेगा, बच्चों को जो है एक रूप देगा, उसको एक आकार देगा, यानी कि उसको नई दुनिया पे, नए रंगमंच पे जो है कि अवतरित हो सके, उसके लिए उसको एकदम एक विशेष तैयारी के लिए देगा, यानी कि छात्रों में एक विशेष जो है इम्प्रूवमेंट जगाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो शिक्षक की जो है सबसे बहुमूल्य विधि जो है वह छात्रों का विश्वास हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि छात्रों को जो है किस प्रकार जो है विश्वास करना चाहिए शिक्षक के ऊपर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है ए के। तो ये क्या है? यहाँ पर ए है अपन सिद्धांत है, बी है कानून है, सी है खोज है और डी है मूल संकल्पना है। ठीक। देखिए परिकल्पना को अगर हम बार बार परीक्षण करते हैं, बार बार उसको निरीक्षण करते हैं, तो करने के बाद जब बात को मान सकते हैं कि मान हो जाता है कि यह परिकल्पना है, यानी कि किस प्रकार की परिकल्पना है, तो यहाँ पर एक प्रकार की सार्वभौमिक, यानी कि सार्वभौमिक जो है रूप से सत्य जब आ रहा है तो इस सिद्धांत को क्या कर सकते हैं, तो यहाँ सिद्धांत मान सकते हैं। यानी कि बार बार परिकल्पना कर रहे हैं, जब गलत नहीं पाया जा रहा है तो वहाँ पे सिद्धांत का रूप लेगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला हमारा है तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त परीक्षण विधि कौन सी है। देखिए सबसे उपयुक्त अगर पूछा जाए परीक्षण विधि तो पहले क्या होगा, पहला यहाँ पे ए है कि विचार गोष्ठी एवं श्रुतिलेख। विचार तो कर सकते हैं, श्रुतिलेख नहीं कर सकते हैं। दूसरा है श्रुतिलेख एवं दिया गया कार्य, यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, यानी गृह कार्य बच्चों को दिया जा सकता है, जो सबसे उपयुक्त परीक्षण माना जा सकता है, जबकि वहाँ पे श्रुतिलेख जो है नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए सी वाला है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, इसको मान सकते हैं। व्याख्यान एवं श्रुतिलेख यहाँ पर भी आपका उपयुक्त परीक्षण के रूप में नहीं होगा, यानी कि आप अगर व्याख्यान देते हैं तो वहाँ पर वह है उपयुक्त एक परीक्षण नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक निष्क्रिय रूप से वह कार्य हो रहा है, जहाँ पर सक्रिय केवल शिक्षक होता है। तो यहाँ पर सी वाला जो है विचार एवं गोष्ठी कार्य योजना जो होता है, इसको जो है एकदम सही मानेंगे। यानी कि शिक्षण विधि का छात्र जो है परस्पर जो है विचार विमर्श करता है, अपने विचार गोष्ठी के द्वारा जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, यानी कि उसके द्वारा ज्ञान की वृद्धि इसी प्रकार हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विचार गोष्ठी होगा। ठीक। उसके बाद जो इसमें कार्य योजना है, यानी कि शिक्षक को जीवन से यानी कि संबंधित जो है कि किसी कार्य को अगर शिक्षक को देता है, यानी कि उसको कार्य को प्रारंभ करता है, या छात्रों को जो है गृह कार्य देता है, तो उसमें जो है उसको योजना कुछ ना कुछ बनाना रहता है, यानी कि जो है कि किस प्रकार से बालक जो है अपने कार्य को करेगा, किस प्रकार से योजना बनाकर उसको श्रम यानी कि किस प्रकार से निहित होगा। यानी कि देखा जाए तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है सबसे उपयुक्त परीक्षण विधि इसमें मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड और सी है कि हीलियम है, डी है मीथेन है। क्या है? मीथेन है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, CFC जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक। इस प्रकार से जो है ग्रीन हाउस गैसों को लिखा जाता है, जबकि हीलियम जो है यह ग्रीन हाउस गैस का जो है रूप नहीं है, यह जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सी वाला जो है ऑप्शन जो है सही है। ठीक।
तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले। अगला है 5वां क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जा सकता है। ठीक, पहला है कि जूल द्वारा, बी है कि डेसिबल द्वारा, सी है न्यूटन द्वारा, डी है नैनो इकाई द्वारा। देखिए ध्वनि की जो है ध्वनि प्रदूषण की जो माप की जाती है, यानी कि ध्वनि की जो इकाई होती है, ठीक, तो वहाँ पर डेसिबल, जिसे हम डीबी कहते हैं, कौन सा, डीबी, डेसिबल में इसको मापा जाता है, डेसिबल डीबी में। जबकि ऊर्जा की जो इकाई है जूल होती है, बल की इकाई न्यूटन होती है, नैनो इकाई जो है कई मात्रकों में नैनोमीटर, नैनो सेकेंड, इस प्रकार के नैनो इकाई में रखा जाता है। तो यहाँ पे ध्वनि की जो इकाई होगी कौन सी होगी, वहाँ पे डेसिबल हो जाएगी। बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। पहला है लैपीज है, बी है कि यू आकार की घाटी है, सी है वी आकार की घाटी, और डी है जलप्रपात। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए स्थलाकृति निर्माण यानी कि हिमानी द्वारा क्या किया जाता है, यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। किससे, हिमानी द्वारा जो किया जाएगा वह है यू आकार की घाटी द्वारा जिसको किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि यू आकार का जो है हिमनद होगा, हिमनदों द्वारा जो है इसका, हिमनदों द्वारा जिसको अंग्रेजी का यू आकार होता है उससे जैसे कि इसमें नामकरण करते हैं, तो यहाँ पे यू आकार की हो जाएगी। तो हिमनदों द्वारा इसको किया जाता है, किसका, इसके आकार को। ठीक, इसको अपर्दन के कारण इसको दोनों के किनारों पर जो है काफ़ी जो है समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले पाए जाते हैं, जो जल प्रपात एवं प्रमुख जो है नदी अपर्दन का स्वरूप बनाती है। तो यहाँ पे यू आकार की जो घाटी होगी तो यहाँ पे हिमनद द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। जबकि वी आकार की जो घाटी होती है ये युवा नदियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा जो है अपनी तली को कम गहरा करती है तो वहाँ पर जो है वी आकार की जो है घाटी का जो है निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 7वां क्वेश्चन, नदियों में कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, पहला है ताप्ती नदी है, सुवर्ण रेखा नदी, और नर्मदा नदी और सिंधु नदी। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ताप्ती नदी जो है और जो है नर्मदा नदी और सिंधु नदी, ये जो है आपको कहाँ गिरती हैं, अरब की सागर खाड़ी में, अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा कह सकते हैं या सुवर्ण रेखा नदी कह सकते हैं, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है कि 8वां क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रयुक्त नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो यहाँ पे सुधारात्मक उपाय कौन सा है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लगाना चाहिए, यानी कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में उस छात्र को लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, इस तरह से जो है उसको जो है कि टारगेट नहीं किया जाएगा। और दूसरा है कि खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात, ये भी निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आ गया। फिर अगला देखते हैं कि सी है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। क्या, सी वाले में जो है आपको क्या है कि उसकी अनियमितताओं को, कारणों को जानना चाहिए, यानी कि बालक के अगर किसी कारण से अगर कोई दोष है या किसी कारण से वह कार्य नहीं कर रहा है, उसको उस कारण का पता लगाना चाहिए, यानी कि उस कारण का पता लगाकर उसको जो हो सके उस पर मार्गदर्शन देना चाहिए। तो सी वाला जो है पॉजिटिव पॉइंट आएगा। तो डी है, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि उसको जानकारी, उसके कारणों का पता लगाना, उसको मार्गदर्शन देना, तो यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 9वां है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर जो है झीलों का शहर कहलाता है। झीलों का शहर, देखिए वहाँ पर झीलों का शहर, देखिए पहला है कि भोपाल है, बी है उज्जैन है, सी है इंदौर है, और डी है ग्वालियर है। कहाँ पे, ग्वालियर है। देखिए मध्य प्रदेश के सभी ये शहर हैं, कौन सा, जो भी भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के शहर हैं। तो मध्य प्रदेश में जो झीलों का शहर है वो भोपाल का कहा जाता है। उसको भोपाल को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। इसमें जो है पर्यटन स्थलों, खान पदार्थ, शिल्प कार्य, बहुत सारे ऐसे जो है कि स्थिति आती है। और आप जानते हैं कि जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी जो है भोपाल है। तो यहाँ पर जो है जो झील है वो कौन सी झील है, एक है लोअर झील, कौन सा, एक लोअर लेक झील है। ठीक, और एक अपर लेक झील है, कौन सा, अपर लेक जो है झील। ठीक, अपर लेक झील और लोअर लेक झील जो है इसको जो है इसी के कारण जो है इसकी यहाँ पर भोपाल की सुंदरता बढ़ जाती है, जिसके कारण हम भोपाल को जो है कि झीलों का शहर कहते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि 10वां है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप का जो यहाँ पर जो है सागर है वह एक भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। जबकि इसके इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपका लाल सागर है। लाल सागर जो है एशिया को अलग करता है। किससे? लाल सागर अफ्रीका और एशिया को जो है कि अलग करता है। और यहाँ पर जो है लाल सागर जो है एक नमकीन पानी यानी कि जो है खारे पानी की जो है झील यहाँ पे पाई जाती है। और भूमध्य सागर की अगर चाबी पूछा जाए यानी कि जो है कि जिब्राल्टर जनसंधि को भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है, यहाँ पर जो है इसकी जो है चाबी रहती है। तो यहाँ पे जो यूरोप और अफ्रीका जो अलग करने वाला जो है एरिया है तो यहाँ पे जो है यहाँ भूमध्य सागर हो जाएगा। कौन सा? भूमध्य सागर। यहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका, कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका। कौन सा? उत्तरी अफ्रीका। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये जो यूरोप में है अनातोलिया है, इसके मध्य जो है यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला जो है क्वेश्चन है 11वां है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है कि 16 सितंबर, बी है 7 दिसंबर और सी है कि 30 मार्च को और डी है जो है 22 अप्रैल को। देखिए सबसे पहले अगर समझते हैं कि जो है कि 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 16 सितंबर को ओजोन दिवस यानी कि मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस को रूप में जाना जाता है। ओजोन दिवस जो है कि एक प्रकार का जो है छिद्र है जिसको हम प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में इसको यादगार के रूप में जिसको मनाते हैं। कौन सा? मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल में जो है यहाँ पे कनाडा में इसको जो है कि यहाँ मॉन्ट्रियल स्थित है। यहाँ पे जो है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक। तो यहाँ पे एक जो है कि 11वां का जो है ए सही है। जबकि 7 दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर को तो है भारतीय सशक्त दिवस है। कौन सा? भारतीय सशक्त जो है सेना झंडा दिवस। कौन सा? भारतीय सशक्त सेना झंडा दिवस। और 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च जो है यहाँ पर अगर कोई दिवस नहीं मानते हैं। और 22 अप्रैल को देखा जाए तो पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को। कौन सा? पृथ्वी जो है दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और मार्च में जो है कि 22 मई में जैव विविधता दिवस और जो है 22 मार्च को जो है जल दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहला है कि प्राथमिक उत्पादक और उसके बाद है कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं और सी है कि द्वितीयक उपभोक्ता और डी है अपघटनकर्ता। आप देखिए पहले अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो पहले उत्पादक आते हैं। कौन सा? पहले उत्पादक आते हैं, उसके बाद उपभोक्ता है, उपभोक्ता, उसके बाद जो है अपघटनकर्ता, ठीक। उपभोक्ता में जो आता है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है जो शाकाहारी कार्य करते हैं, जो पहले वाले जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, पहला वाला वो शाकाहारी होता है। जबकि दूसरा वाला जो है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा सकता है। यानी कि जो है जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि जो भी छोटे जीव हैं, खरगोश है जो है कि घास फूस खाने वाले यानी कि पेड़ पौधे हरे पौधों को खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी नहीं होता है, वो जो है कि शाकाहारी जो है एक प्रकार की होते हैं। वो जो है किस प्रकार का रहेंगे? वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12वां का जो आएगा कौन सा? जो है कि 12 वाला आंसर जो है आपका हो जाएगा जो है कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक नहीं, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता 3 प्रकार की जो है कड़ी है। देखिए उपभोक्ता में जो है उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता में कौन सी 3 कड़ी है? एक है प्राथमिक उपभोक्ता और एक है द्वितीयक उपभोक्ता और एक है तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा? वह शाकाहारी सिर्फ रहेगा। कौन सा? शाकाहारी रहेगा। जबकि द्वितीयक जो रहता है वह मांसाहारी रहेगा, ठीक। मांसाहारी तृतीयक में जो रहेगा वो भी मांसाहारी रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ शाकाहारी पूछा गया है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता को आपको ध्यान में रखना। कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो खरगोश हैं, ये सभी जानवर छोटे मोटे जो रहते हैं वो जो है कि वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तो 12वां का जो है बी वाला सही है। अगले क्वेश्चन में चले तो अगला है 13वां है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? वह भू रासायनिक चक्र होगा। कौन सा? भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर देखा जाए तो रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र, देखें, ठीक।
तो यहाँ पे अगर समझा जाए तो यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र होगा। कौन सा? जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों यानी कि तत्व जो चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं, पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह यानी कि चक्र जीवमंडल कहते हैं। कौन सा? चक्र जीवमंडल। इस प्रकार की जो है प्रकृति को कहेंगे। आप जानते होंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र को इसे हम कहते हैं जैव चक्रण, यानी कि चक्रण कहते हैं। कौन सा? चक्रण कहते हैं। क्या? जैव भू रासायनिक चक्रण को। इसमें जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण के प्रदूषण को उत्पन्न करता है? पहला है कि डीजल है, बी है पेट्रोल है, सी है हाइड्रोजन है और डी है कोयला है। तो यहाँ पे न्यूनतम आपसे पूछा गया कौन सा न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सा? हाइड्रोजन है, जबकि कोयला है, पेट्रोलियम है, जो कि यहाँ पे कोयला है, डीजल है। ये सब जो है विभिन्न प्रकार की जो है गैसें जो है उत्पन्न करते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का न्यूनतम जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जो कि इसका जो है रूप जो है इसका स्थान हीलियम लेने वाला है। हीलियम भी जो है कि इससे भी कम जो है कि पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। तो यहाँ पे जो है 14वां का जो है सी वाला जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 15वां कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है, कौन? दैत्याकार जो है पांडा है, वह पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? पहला है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और बी है कि भारत में, सी चीन में है और डी है ब्राज़ील में। देखिए जो संकटग्रस्त जंतु जिसे दैत्या पांडा कहते हैं, दैत्या पांडा जिसे हम विशालकाय भालू भी कहते हैं, विशालकाय बिल्ली या कह सकते हैं, बिल्ली या भालू कह सकते हैं। ठीक, बिल्ली या भालू कह सकते हैं। यह जो है चीन में पाया जाता है। कहाँ पर? चीन में पाया जाता है, यानी कि चीन में जो है इसको जो है बिल्ली या भालू के नाम से इसको जाने जाते हैं, यानी कि ये चीन के बांस के जंगलों में और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ में रहते हैं, ये जो है दैत्य पांडे। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको जो है कि संकटग्रस्त जंतु के रूप में इसको शामिल किया गया है जो है WWF के अनुसार। ठीक, WWF जिसे वर्ल्ड जो है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन जो कहा जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षर पर देखा जाए तो इसको जो है कि कहाँ पर रखा गया है? संरक्षित प्रजातियों के अंतर्गत इस दैत्य पांडों को रखा गया है। दैत्य पांडा मतलब विशालकाय बिल्ली या भालू कह सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण जो है भोपाल गैस से त्रासदी हुई है? कौन सी भोपाल गैस त्रासदी? पहला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है कि मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट। आप जानते हैं कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई है वह 3 दिसंबर, कौन से? 3 दिसंबर जो है 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे मिक कहते हैं, कौन से? मिक नामक जो है गैस जो है कि रिसाव हुआ था। इसके कारण जो है जहरीली गैस यह है, एक प्रकार का जानलेवा जो है गैस है। इसके रिसाव से 15,000 से अधिक लोगों को जी जान गई थी। किसने? 15,000 से अधिक लोगों को जान चली गई थी। यानी कि भोपाल जो है, भोपाल में स्थित जो है कि यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है, जो कारखाना है, उसमें यह गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें इतने सारे लोग जो है मरे हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो गैस है से अपंगता से, अंधेपन से भी बहुत सारे जो है व्यक्ति जो है प्रभावित हुए हैं। तो इसमें कहा जाता है भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड भी इसको कहा जाता है। कौन सा? भोपाल गैस कांड भी कहते हैं और त्रासदी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट, और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये अभी आपको बताया कि यह एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आएंगे। ये सभी जो है ग्रीन हाउस आपके गैसेज हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 17वां है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है? देखिए क्रिसमस का जो त्यौहार होता है, आप जानते हैं कि भारत में जब मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को हर जगह जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो है कि ईसा मसीह का जो है जन्म दिवस होता है। तो इसमें जो है एक जो है कि दिसंबर को जो है 25 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि जब भारत में जो है यहाँ पे जो है बहुत अधिक ठंड पड़ती है। कौन सी? जो ठंड का मौसम होता है भारत में, जबकि यहाँ से आपको पूछा है गर्मियों के मौसम में त्योहार में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो समय होता है वह 1 दिसंबर से जो है यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है और मार्च तक चलती है। कौन सा? मार्च तक, यानी कि मार्च के स्टार्ट तक जो है यह चलती है। यानी कि जो दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने, यानी कि फरवरी जो है मार्च के स्टार्टिंग तक, मार्च में पूरा मार्च नहीं चलती, यानी कि 1-2 मार्च या कह सकते हैं कि पूरे फरवरी तक जो है यहाँ पे जो है गर्मी पड़ती है। कौन सी? जो है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इसको देखा जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि गर्मी का समय आ जाता है, जो है दिसंबर और जनवरी महीने में जो है कड़ाके की गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 18वां है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण है। यानी कि गिर जो है वन्यजीव संरक्षण वो कहाँ पर है, यह जो है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में गुना जो है कि गुनाजड़ जिले में है। तो यहाँ पर जो है कि शेर पाए जाते हैं। कौन सा शेर जो है यहाँ पर जो है एशियाई शेर जो है यहाँ पर रखे जाते हैं। यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है शेर जो है एशियाई शेर जो है यहीं पर पाया जाता है। यानी कि गिर जो है अभ्यारण्य है, यानी कि गुजरात राज्य में लगभग में यह 1424 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ जंगल है। यानी कि एशियाई शेरों के लिए यह जो है संरक्षित किया गया है, जिसे गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। यानी कि जो है कि इसमें जो है कि एशियाई शेरों को जो है कि दक्षिण अफ्रीका या विश्व के कई जो है इकलौते शेर जो है कि स्थानों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माना जा सकता है कि यह इकलौता ऐसा प्राकृतिक आवास है जहाँ पर जो है एशियाई शेर जो है रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हाथी के लिए जो है प्रोजेक्ट हाथी जो है 1973 में स्टार्ट किया था। गैंडा प्रोजेक्ट जो है कि स्टार्ट किया जो है गैंडा जो है एक सींग वाला गैंडा जो है असम में जो है जाना जाता है। जो हाथी के लिए काजीरंगा जो है कि एक सींग के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। जबकि हाथी के लिए जो है कि यहाँ पे हाथी के लिए जो है कर्नाटक में जो है कि राष्ट्रीय पार्क है, उसको जो है वहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला डी वाला जो है आपका जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 19वां है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। पहला है कि महोगनी है, कैक्टस है, फर है और चंदन है। देखिए वनस्पति कौन सी पूछी गई, मरुस्थलीय, यानी कि मरा हुआ स्थल जो है मरुस्थलीय जो है मरा हुआ प्रदेश। तो वहाँ पर जो है किस प्रकार की कैक्टस जो है प्रकार की जो है कि मरुस्थल पाई जाती है। कैक्टस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है यह जो है वनस्पति जो है सपुष्पक यानी वनस्पति है। एक प्रकार का ऐसा जो है कि कैक्टस होता है कि इसके जो है मोटे यानी कि फूले हुए तने पाए जाते हैं, जिसमें जो है कि जल की मात्रा जो है कि बहुत अधिक जो है मोटे जो है जो जड़ होते हैं उसमें जो है कि जल की मात्रा जो है अधिक जो है इकट्ठा करके रखता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जो है चलता है। यह रेगिस्तान में जो है अधिकतर पाया जाता है। जो कैक्टस होता है यानी कि रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो कटीले जो है नुकीले जो है पत्ते होते हैं, जिसमें जो है कि वाष्पोत्सर्जन की जो है कमी होती है। यानी कि जब आप जैसे प्रकाश जब यानी कि जो धूप होगी कड़ाके की, तो वहाँ पे जो है कि उसके कटीले यानी कि नुकीले जो है कि पत्ते और नुकीले जो है झाड़ियों के कारण जो है इसमें जो है कि वाष्पोत्सर्जन की दर जो है कम हो जाती है। यानी कि उसमें जल की जो है कमी हो जाती है, जल की ह्रास जो है नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे यह जो है अधिक लंबे समय तक जो है अपना पानी जो है कम मात्रा में भी जीवित रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है 19 का जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए ग्रीन मफलर पहला कि मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण। ग्रीन मफलर आप सभी जानते हैं कि ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से होता है। कैसे, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का जो है कि अधिक आबादी में देखा जाए तो ध्वनि वाले शहर होते हैं, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों में जो है कि राजमार्गों में जो है कि कुछ वृक्षारोपण किया जाता है। कौन सा वृक्षारोपण किया जाता है, यानी कि वृक्ष के कारण जो है कि वहाँ पे जो है कि आवाज़ जो आती है यानी कि और जो है कि ध्वनि को अवशोषित करने वाला जो है कार्य जो है वृक्ष करते हैं। देखिए जो स्कूल होते हैं प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे हरे रंग के यानी कि हरे रंग का पेंट किया जाता है, दानेदार पेंट किया जाता है। वहाँ पे जो है कि एक प्रकार से जो है कि नॉइज लेस रहे, यानी कि वहाँ पे जो है कि किस हार्न या गाड़ियों की आवाज़ से जो भी शोर हो रहे हैं तो उसको जो है कि वहाँ पे ध्वनि को जो है अवशोषित कर ले। तो इस प्रकार जो है तकनीक को ग्रीन मफलर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हरे पौधे भी ग्रीन मफलर का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि को जो है नियंत्रित करने या ग्रीन मफलर से संबंधित जो है सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 21 है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्व स्रोत कौन सा होता है। पहला है कि सूर्य है, बी है पृथ्वी है और उसके बाद जो है चंद्रमा है और शुक्र है। ठीक, देखिए भू पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य को माना जाता है। सूर्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का जो है महत्वपूर्ण जो है स्रोत इसी को कहा जाता है। यानी कि सर्वाधिक व्यापक जो है सूर्य में जो है ऊर्जाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो है पौधे भी जो है यहाँ पे पौधे जो है हरे भरे रहते हैं, यानी कि पौधे अपने भोजन का भी निर्माण करते हैं। उसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है भू पारिस्थितिकी तंत्र जो है ऊर्जा का जो है कि जो प्रवाह जो है सक्रिय रूप से चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है 21 का जो है ये जो है सही है।
अगला है कि 22वां है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि नेचुरल उपग्रह है यहाँ पे कौन सा। ठीक, पहला वरुण है, बुध है, शनि है और शुक्र है। देखिए टाइटन जो है, टाइटन जो है यह है किसका है, शनि का उपग्रह। किसका, शनि का उपग्रह है। जबकि जो है बुध है और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। कौन से, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। वरुण के जो है, वरुण के उपग्रह जो है वह है टिड्रोस है। कौन से, टिड्रोट की टिट्रोन से या कह सकते हैं ट्रिटोन्स व मेरिडिन। कौन सा, मेरिडिन। ठीक, इसके लगभग में 13 जो है उपग्रह हैं। कौन से, वरुण के 13 उपग्रह हैं। ठीक, और जो है शनि का जो है यहाँ पे 62 उपग्रह हैं। ठीक, और उसके साथ साथ अगर सबसे सर्वाधिक उपग्रह वाला जो है कि ग्रह कौन सा है, वह बृहस्पति है। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और यहाँ पे देखा जाए तो शनि जो है, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, टाइटन है। और इसके साथ साथ डियान है, रिया है और जो है कि फाबे है। ये जो है कि शनि के जो है प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलें तो अगला है हमारा 23वां है कि लिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। कौन सा बायोडीजल की फसल है। आप जानते हैं कि कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, आलू है। कौन सा, बायोडीजल में जेट्रोफा आता है। जेट्रोफा का जो फल होता है यानी कि बायोडीजल की, इसकी फसल से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। यह जो है कि भारत में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे जो है कि देशों में जो है यह पाया जाता है। इससे जो है बायोडीजल से कार जो है, कार और सभी जो है गाड़ियों जो है चलाई जाती हैं। यानी कि बायोडीजल से करीब 25 से 30%, कितना, 25 से 30% जो है इससे जो है तेल निकाला जाता है। इस तेल के माध्यम से जो है कि साधन को अपने जो है चलाया जाता है। यहाँ पे जो है बायोडीजल जो है एक प्रकार का जेट्रोफा फसल है, तो इसको हम जेट्रोफा जो है लगाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला हमारा 24वां है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1992 में, 1986 में, 1900 जो है कि 82 में, 1900 जो है कि 96 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पर्यावरण अध्ययन जो है यानी कि पर्यावरण संरक्षण के जो है अधिनियम जो है कि पारित किया गया था, वह 1986 में पारित किया गया। किसमें, 1986 में। आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है यहाँ पे जो है कि 1972 में जो है एक स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। किसमें, 5 जून को। किसमें, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी में जो है कि प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 जो है लागू किया था। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रकार का जो विशाल धरना जो है, विशाल अधिनियम जो बनाया गया था पर्यावरण के लिए, समस्त जैसे विषयों में ध्यान रख कर बनाया गया था। इस अधिनियम में जो क्या था कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि जो घातक रसायनों की अधिकता जो होती है उसको नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित से मुक्त करना, इसका जो है प्रमुख कार्य माना गया था। इसमें जैसे बहुत सारी धाराएं शामिल की गई थी, इसमें कई अध्याय थे, इसमें कई कानून बनाए गए थे। तो यहाँ पे भारतीय जो है कि पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1986 में। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 25वां है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का जो है कारण वह जो है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण हो जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण इसको माना जाता है। यानी कि धरती पर जो है विनाश, यानी कि जो गैस की जो है बढ़ती मात्रा जो हो रही, बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं तेल अत्यधिक इस्तेमाल के कारण जो है जंगलों की कटाई, धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से जो है यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो है भूमंडलीय तापन जो है यानी कि जो टेम्परेचर है बढ़ने में, यानी ग्लोबल वार्मिंग में जो है खतरा महसूस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 26वां है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन, और बी है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और सी है शीतोष्ण घार प्रदेश, और डी है सवाना बायो। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। कौन से, सदाबहार वन। सदाबहार में जानते हैं कि जो विषुवत रेखा से लेकर 28 डिग्री तक, यानी कि चाहे नॉर्थ चले जाइए चाहे साउथ चले जाइए, आपके दोनों साइड जो है सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यहाँ वन पाए जाएंगे। तो यहाँ तो 26 का जो होगा वह बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो अगले बार चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। पहला है कि काला जो है लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी है, सी है कि जलोढ़ मिट्टी है, और डी है कि लैटराइट
मिट्टी है। देखिए जो है कि लावा द्वारा जो है हुआ है मृदा जो है वह काली मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी जो है आपकी जो है कि लावा द्वारा निर्माण इसका हुआ है, यानी कि लगभग में जो है कि यह काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र में, कौन सा? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जहाँ पर जो है कपास की जो है खेती होती है। कौन सी? कपास की खेती के लिए भी जाना जाता है जो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को जो है सिंचाई जो है यहाँ पे सिंचाई इसको करने में जो आसानी रहती है, यानी कि एक बार सिंचाई करिए तो काफ़ी लंबे समय तक इसकी जो है पानी में नमी बनी रहती है काली मिट्टी की। ठीक, यह जल्दी जल्दी वह सूखती नहीं है। इसमें जो है वर्षा की जो है कमी होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है। तो यहाँ पे काली मिट्टी जो है से मृदा अपरदन यानी कि लावा द्वारा जो है होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो यानी कि यह जैव विविधता में सर्वाधिक जो है पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा है 28 क्वेश्चन है। 28वां है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? देखिए पर्यावरण को देखा जाए तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है आपके 5 लेयर है। कौन सी 5 लेयर हैं? पहला है कि क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल है। उसके बाद है मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। उसके बाद है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल है। उसके बाद बाह्य मंडल है। ठीक, यहाँ पर पूछा क्या गया है, किस परत में, यानी कि परत में प्रकाश परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने पे रोकती है। पहला जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, यहाँ पे बादल बनते हैं, यहाँ पे वर्षा होती है। दूसरे में जो है ओजोन लेयर बनती है। ओजोन लेयर जो है परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है, यानी कि जो है आपका समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल होगा। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि समताप मंडल जो होता है वहाँ पर जो है वायुयान भी उड़ाया जाता है उसी मंडल में। उसी मंडल में जो है परावैंगनिक किरणों की ओजोन लेयर पाई जाती है जो आने से परावैंगनिक किरणों को रोकती है। ठीक, तो इसके बाद जो है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। देखा जाए तो इसके बाद एक क्वेश्चन और भी बनता है कभी कभी, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो लेयर होता है उसको जो है कि क्षोभ सीमा कहते हैं। कौन सा? यहाँ पे क्षोभ सीमा होगा, उसके ऊपर जो है समताप सीमा होगा, मध्य सीमा होगा, आयन सीमा होगा। इस प्रकार की जो है सीमा, यानी कि दो जो है मंडलों के बीच में एक जो है क्षोभ सीमा और समताप सीमा, तो इस प्रकार की आती हैं। तो यहाँ पे 28 का जो है ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला है कि 29 है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से क्या था? यानी कि पहला जल की गुणवत्ता सुधार करना, जल का वेग है, जल की प्रचुरता है, जल के तापन है। कौन सा है? गंगा एक्शन प्लान का मतलब हो गया कि यहाँ पे लाया गया था कि यहाँ पे जल की जो है गुणवत्ता को सुधारा जाए। यहाँ पे जल की जो है एक्शन प्लान जो है एक बार 1985 में भी लाया गया था। किसमें? 1985 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद जो है कि उसके बाद जो है नमामि गंगे भी लाया गया। यहाँ पे गंगा एक्शन जो है प्लान से पूछा गया, तो यहाँ पे जल की गुणवत्ता से यहाँ पे इसका जो है कि देखा जाएगा। या तो 15 जो है लगभग यह 15 वर्षों के लिए यह मान्य था कि इसको जो है कि जल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा, मगर वहाँ पे जो है असफलता जो है हासिल हो पाई। यानी कि वहाँ पे जो है कि जो नदी में प्रदूषण के स्तर को जो है कम करने में प्रदूषण में असफल रहे। तो यहाँ पे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जैव कीटनाशक का उत्पादक है? पहला है कि नीम है, देवदार है, चीड़ है, ओक है। कौन सा? अब देखिए आपको कीटनाशक का जो है उत्पाद, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होगा नीम। नीम का वृक्ष जैव कीटनाशक का उत्पादक होता है। नीम में जैसे भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ नीम है। कौन सा? ये पतझड़ नीम का पेड़ है। इसमें जो है कि एक प्रकार का जो है जैविक कीटनाशक उत्पादक पाया जाता है, जो कि इसका आज़ादी रचिका जो है इसका साइंटिफिक जो है नेम होता है। इसका आज़ादी इंडिका जो है नीम की जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो नीम की पत्तियाँ जो है चबाने से जो है रक्त शोधन होता है और त्वचा जो है विकार रहित और जो है कांतिवान होती है। इसके जो है अतिरिक्त नीम की छाल, जैसे कि छाल का जो है उसका जो छाल होता है, छाल का जो है लेप लगाने से चर्म रोग औषधि जो है कार्य करती है। पहला देखिए जो नीम का जो पत्ता होता है वह एक प्रकार की औषधि का कार्य करेगा, मतलब उसको चबाने पे रक्त जो होता है आपका जो है शुद्ध होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि 30वां का जो है कि ए वाला जो है ऑप्शन सही होगा। जैव कीटनाशक का उत्पादक जो है ए है। तो यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।